सुबह से अस्पताल में रोज की तरह मरीजों की भीड़ लगी हुई थी। कोई अपनी रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के कमरे के बाहर बैठा था, तो कोई दवा की पर्ची हाथ में लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। रिसेप्शन पर लगातार लोगों की आवाजाही बनी हुई थी। मैं भी सुबह से अपने कैबिन में बैठा एक मरीज की फाइल देख रहा था। रात के तकरीबन 8 बजे तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं आई कम इन डॉक्टर साहब? जी, आइए। दरवाज़ा खुला और नर्स अंदर आई। उसके हाथ में आज भर्ती हुए मरीजों की फाइलें थी। सर, ये नए एडमिशन की फाइलें हैं। 2 मरीजों को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और एक मरीज का एक्सरे भी आ गया है। मैंने फाइलें लेते हुए सिर हिलाया और एक एक रिपोर्ट ध्यान से देखने लगा। अस्पताल में हर दिन दर्जनों चेहरे आते थे। कुछ इलाज करवाकर मुस्कुराते हुए घर लौट जाते, तो कुछ अपने साथ ऐसी कहानियां लेकर आते थे जो सिर्फ बीमारी की नहीं बल्कि जिंदगी की भी होती थी। उस दिन भी मुझे नहीं पता था कि कुछ ही देर में मेरे सामने आने वाला एक मरीज मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। मेरा काम जब खत्म हुआ तो मैं बाहर कॉरिडोर में आ गया, जहां एकदम सन्नाटा था। सिर्फ मेरे कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं शहर का एक जाना माना सर्जन अनुराग हूँ। रात की ड्यूटी पर राउंड लेना मेरी पुरानी आदत थी, ताकि इमरजेंसी वार्ड के सारे मामले खुद देख सकूं। मैं भी इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे के पास पहुंचा था कि तभी शीशे के बड़े दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई और दरवाजे झटके से खुल गए। डॉक्टर साहब, जल्दी इधर आइए। ये पेशेंट हम सड़क के किनारे, ये हमें बेहोशी में मिला और इनकी हालत बहुत ही गंभीर लग रही है। 2 लोग एक स्ट्रेचर को तेजी से अंदर धकेलते हुए आए, तो उनमें से एक ने मुझे देखते ही घबराई हुई तेज आवाज में बुलाया। मैं तुरंत कदमों की रफ्तार बढ़ाते हुए उनकी तरफ भागा। वार्ड बॉय, जल्दी से स्ट्रेचर को बेड नंबर 2 की तरफ ले जाओ। और सिस्टर, आप इनका तुरंत बीपी चेक करिए। इन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाइए ताकि इन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। मैंने इंस्ट्रक्शन दिया और स्ट्रेचर के साथ साथ तेज कदमों से चलने लगा। पेशेंट के कपड़े मिट्टी से बुरी तरह गंदे हो चुके थे और वो सर्दी की वजह से काफ़ी तेज कांप रही थी, जिससे अंदाज़ा हो रहा था कि वो काफ़ी देर से खुले आसमान के नीचे सर्दी में पड़ी रही होंगी। मैंने नर्स को इशारा किया कि वो उनका चेहरा साफ करे ताकि मैं उनकी आंखों और चेहरे का चेकअप कर सकूं। नर्स ने जल्दी से एक नरम तौलिया लिया और उनके चेहरे पर जमी हुई धूल को बहुत ही हल्के हाथों से साफ करने लगी, जबकि मैंने अपना स्टेथोस्कोप कान में लगाया और धड़कन चेक करने के लिए जरा सा आगे झुका। और जैसे ही उनका चेहरा पूरी तरह साफ किया गया और मेरी नज़र उन पर पड़ी, तो मेरे हाथों की पकड़ एकदम ढीली पड़ गई और स्टेथोस्कोप हाथ से फिसलकर ज़मीन पर गिर गया। माँ, मेरे मुंह से एकदम निकला और मुझे गहरा सदमा लगा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे महसूस हुआ जैसे इमरजेंसी वार्ड की सारी रोशनियां एकदम धीमी पड़ गई हों और मेरे पैरों तले से किसी ने ज़मीन खींच ली हो। वो स्ट्रेचर पर पड़ी हुई कोई लावारिस पेशेंट नहीं थी, बल्कि वो मेरी अपनी माँ थी, जिन्हें मैं 7 महीने पहले अकेला छोड़ आया था। उसी पल उनकी धुंधली और कमज़ोर आंखें धीरे से खुलीं और उन्होंने सीधा मेरी तरफ देखा। उनके सूखे और कांपते हुए होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। बेटा, मुझे पता था कि तुम एक दिन मुझे इस अस्पताल में ज़रूर मिलोगे। उनकी कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी। मैं तो अपनी जगह पर पत्थर बनकर खड़ा रह गया और मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। मेरे दिमाग में किसी जोरदार धमाके की तरह वो भयानक सच गूंजा, जब आज से लगभग 7 महीने पहले मैंने अपनी इसी माँ की किडनी निकलवा कर उन्हें इस अस्पताल के पिछले दरवाजे पर लावारिस छोड़ दिया था। आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, यही आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरी जिंदगी की कहानी एक छोटे से गांव से शुरू हुई, जहाँ पर जिंदगी इतनी भी मुश्किल और दुखों से भरी नहीं थी। हम एक छोटे से गांव में बहुत ही सुकून भरी जिंदगी बिता रहे थे। मेरे पापा बहुत ही शरीफ इंसान थे और वो गांव के बाजार में एक छोटी लेकिन अच्छी दुकान चलाते थे, जिनकी आमदनी से ही हमारे घर का चूल्हा जलता था और हम इज्जत की रोटी खाते थे। हमारा परिवार अमीर नहीं था, लेकिन हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मेरे पापा ने हमेशा मेरी हर ज़रूरत पूरी की। मेरे पापा और माँ सिर्फ एक ही सपना देखते थे कि उनका इकलौता बेटा अनुराग पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बने और वो उसे सफ़ेद कोट में लोगों का इलाज करते हुए देखें। मुझे आज भी याद है, जब मैं स्कूल से वापस आता तो मेरी माँ मेरे लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाती
और पापा मुझे अपने पास बिठाकर मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा करते थे। हमारे छोटे से घर में दुनिया की सारी खुशियां समाई हुई थीं, लेकिन किस्मत को शायद ये सुकून और खुशी मंजूर नहीं थी। मैं भी छोटा ही था जब मेरे पापा को एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया और बस कुछ ही दिनों में वो हमें हमेशा के लिए रोता हुआ छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद हमारा घर पूरी तरह बिखर गया और दुकान, जो कि हमारी आमदनी का एकमात्र जरिया थी, वो भी बंद हो गई। दिन तो धीरे धीरे बीत रहे थे, लेकिन गुजर बसर करने के लिए हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं था और हम धीरे धीरे गरीबी की गिरफ्त में आते जा रहे थे। मुझे लगा कि मेरे डॉक्टर बनने का सपना भी मेरे पापा के साथ ही चला गया और अब हम इस गांव की मिट्टी में ही एक दिन खो जाएंगे। लेकिन मेरी माँ एक मजबूत पहाड़ जैसी हिम्मत वाली औरत थी, जिन्होंने हालात की मुश्किलों के सामने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने मेरे भविष्य को बचाने के लिए वो रास्ता चुना जो किसी भी इज्जतदार इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल और तकलीफ भरा होता है। उन्होंने गांव और पास के कस्बे के अमीर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाने और बर्तन धोने का कठिन काम शुरू कर दिया। हालांकि गांव में झाड़ू पोछा करने वालों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन हमारे गांव में कुछ अमीर लोग भी रहते थे, इसीलिए माँ को काम मिल गया था। वो रोज़ सुबह अंधेरे में उठ जाती और देर रात तक दूसरों के घरों की साफ सफाई करती रहती। ये सब करते करते उनके हाथ बुरी तरह से खुरदरे और जख्मी हो चुके थे और उनकी कमर भी जवाब देने लगी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे सामने अपनी थकान जाहिर नहीं की। वो अपना पेट काट कर मेरी स्कूल की फीस और किताबों का खर्च उठाती थी और सर्दियों की ठिठुरती रातों में भी पुराने कपड़ों में गुजारा कर लेती थी ताकि मेरे लिए नए कपड़े ला सकें और मुझे सर्दी से बचा सकें। मैं अब कॉलेज जाने लगा था। मैं एक गरीब परिवार का लड़का था, लेकिन मेरी माँ मुझे हमेशा अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनाकर ही कॉलेज भेजती थी और इसी वजह से मेरे किसी भी दोस्त को कभी भी इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि मेरी फीस जो जमा होती थी वो दूसरों के घरों में मेरी माँ के झाड़ू पोछा करने के बाद आती थी। कई बार मैं रात को जागता तो देखता कि वो हल्की रोशनी में बड़ी ही महारत के साथ अपने कपड़ों में जगह जगह पैबंद लगा रही होती थी। मैं माँ की आंखों में अपने भविष्य के सुनहरे सपने देखता रहता था। माँ, आप इतना काम क्यों करती हैं? आप अपने लिए नए कपड़े क्यों नहीं लेती? सारा दिन काम करके आप थक जाती हैं। मैंने एक दिन अपने खुरदरे हाथों को पकड़ा और रोने लगा तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा दी। अनुराग, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा और किसी भी चीज़ की चिंता मत किया करो। जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। वो मुस्कुराते हुए मेरे सिर पर हाथ फेरती। उनकी इस बात से मेरे अंदर एक नई ताकत आ जाती। उनकी दिन रात की मेहनत और दुआओं का ही असर था कि मुझे शहर के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। मेडिकल की पढ़ाई बहुत मुश्किल और महंगी थी, लेकिन माँ ने कभी भी मेरे कदमों को रुकने नहीं दिया और हर मुश्किल वक्त में वो मेरे पीछे एक चट्टान की तरह मजबूती से खड़ी रही। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं लास्ट ईयर में था और मेरे पास एग्ज़ाम फीस जमा करवाने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपनी वो आखिरी अंगूठी भी बेच दी जो मेरे पापा की एकमात्र निशानी थी। जब मैं फाइनल एग्ज़ाम पास करके डॉक्टर बना तो मैं सीधा गांव पहुंचा और अपनी माँ के कदमों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ, आपने मेरे लिए बहुत दुख झेले हैं और अपना पूरा जीवन मुझ पर वार दिया है। अब आप मेरे साथ रहेंगी और मैं आपकी हर तकलीफ दूर कर दूंगा। मैंने उनके कदमों पर सिर रखकर रोते हुए कहा और उन्होंने खुशी के आंसुओं के साथ मेरे माथे पर हाथ फेरा। अनुराग, तुमने आज वो सफ़ेद कोट पहन लिया है। बस बेटा, ये देखकर ही मेरी सारी थकान उतर गई है। मुझे अब दुनिया की और कोई चीज़ नहीं चाहिए। उन्होंने मेरी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। उस वक्त मुझे लगता था कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत बेटा हूँ जो अपनी माँ को अब दुनिया की हर खुशी ला कर देगा। मगर इंसान कितना कमज़ोर और लालची होता है, इसका अंदाज़ा मुझे कुछ साल बाद हुआ। वक्त तेज़ी से गुजरता गया और मैं शहर के एक बहुत बड़े मशहूर हॉस्पिटल में जॉब करने लगा। मेरी दिन रात की मेहनत रंग लाई और मेरा नाम जल्दी ही शहर के सबसे काबिल और बेहतरीन यंग सर्जन्स की लिस्ट में आने लगा। मेरी शोहरत और कामयाबी ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां दौलत और रुतबा इंसान की आंखों पर गुरूर की पट्टी बांध देता है और फिर इंसान अपना अतीत भूलने लगता है।
इसी हॉस्पिटल में मेरी मुलाकात शनाया से हुई, जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। शनाया इस हॉस्पिटल के मालिक की इकलौती बेटी थी और उसका रिश्ता शहर के एक बहुत बड़े अमीर और एलीट क्लास घराने से था, जहां पैसों की कोई कमी नहीं थी। उस लड़की की जिंदगी में ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ियां, देश विदेश के टूर और शानदार पार्टियों के अलावा किसी और चीज की कोई अहमियत नहीं थी। वो बहुत घमंडी थी और हर चीज को मेंटेन रखना उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। उसे गरीबों और मिडिल क्लास लोगों से बहुत दिक्कत होती थी। उसकी नज़र में इंसान की इज्जत और उसकी औकात सिर्फ उसके बैंक बैलेंस और स्टेटस से तय होती थी। हॉस्पिटल में भी उसका व्यवहार नर्सों और छोटे स्टाफ के साथ बहुत खराब था, मगर उसके सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मेरे लिए शनाया से रिश्ता बनाना कामयाबी की सबसे बड़ी सीढ़ी थी, क्योंकि हॉस्पिटल के मालिक का दामाद बनने का सीधा मतलब था कि मैं रातों रात इस शहर का सबसे पावरफुल और अमीर सर्जन बन सकता था। मैंने अपने ज़मीर की आवाज़ दबा दी और शनाया के और करीब आने लगा। मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मेरी माँ गांव में रहती है और उन्होंने मुझे किन हालातों से लड़कर पढ़ाया है। शनाया मेरी प्रोफेशनल काबिलियत और मेरी पर्सनैलिटी से बहुत इम्प्रेस थी, इसलिए हमारी शादी में कोई खास रुकावट नहीं आई। उसकी फैमिली ने हमारी शादी बहुत शानदार और हाई क्लास तरीके से की, जिसमें शहर के सभी बड़े और अमीर लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। मैं, जो एक साधारण गांव का लड़का था, अब शहर के सबसे पॉश इलाके में बने एक आलीशान बंगले का मालिक बन चुका था, जहां ऐशो आराम की हर सुख सुविधा मौजूद थी। शादी के कुछ महीने बाद जब मेरी जिंदगी एक नए और चमकदार दौर में पहुंच गई, तो मुझे अपनी वही अकेली माँ याद आई, जो अभी तक गांव के उस कच्चे मकान में मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने एक शाम शनाया के साथ ड्राइंग रूम में बैठे हुए बहुत संभल कर बात छेड़ी। शनाया, अब मैं यहाँ अच्छे से सेटल हो गया हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी माँ को भी अपने पास बुला लूँ। वो गांव में बिल्कुल अकेली रहती हैं और उनकी हेल्थ भी अब ठीक नहीं रहती है। मैंने बहुत नरमी और रिक्वेस्ट भरे अंदाज में कहा, तो शनाया के चेहरे के हाव भाव कुछ ही पल में बदल गए। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कॉफी का मग टेबल पर रखा और हैरानी और गुस्से से मेरी तरफ देखा। अनुराग, मेरी लाइफस्टाइल में तुम्हारी उस गरीब माँ की कोई जगह नहीं है, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर तुम उन्हें यहाँ लेकर आए तो मेरी सोसाइटी के लोग क्या सोचेंगे। इसी वजह से तो मैंने उन्हें हमारी शादी में भी शामिल नहीं होने दिया था। अगर मैं ऐसी औरत को अपने ड्राइंग रूम में बिठाऊंगी जिसे बात करने की भी तमीज तक नहीं होगी, तो फिर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उसने गुस्से से कहा। उसकी आवाज में अजीब सा घमंड था, जिसने मुझे अंदर तक डरा दिया। मैंने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। शनाया, वो मेरी माँ हैं और उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं उन्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता, वो वहां बीमार पड़ जाएंगी। मगर शनाया ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। देखो अनुराग, अगर तुमने उन्हें इस घर में लाने की कोशिश की तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे डैड की हॉस्पिटल में तुम्हारी पोजीशन क्या है। इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उन्हें वहीं रहने दो। उसने मुझे एक सख्त अल्टीमेटम दे दिया, जिसने मेरे अंदर बैठे लालची और कायर इंसान को पूरी तरह डरा दिया। मैं, जो अपनी माँ के कदमों में बैठकर बड़े बड़े वादे करके आया था, आज अपनी बीवी के रौब, दौलत, ऐशो आराम और स्टेटस के नशे में इतना अंधा हो चुका था कि मैंने अपना मुंह बंद कर लिया और अपनी प्यारी माँ का सौदा अपनी झूठी शान शौकत के साथ कर लिया। मैंने उस दिन के बाद शनाया से दोबारा कभी इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की। कुछ दिन बाद मैं गाड़ी लेकर गांव गया, जहां मेरी माँ मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही थी और उनकी आंखों में मुझे देखने की गहरी तड़प थी। मैंने उन्हें 50,000 रुपए दिए और उनसे नजरें चुराते हुए कहा, माँ, अभी आपके लिए शहर आना मुमकिन नहीं है, क्योंकि शनाया इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसीलिए अभी आप यहीं रहिए, मैं आपको हर महीने पैसे भेजता रहूँगा। ये सुनते ही उनकी आंखों में जो दुख और हैरानी आई थी, वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। मगर मैंने बेशर्मी की एक परत अपने ऊपर ओढ़ ली थी और उन्हें उसी गांव में अकेला छोड़कर अपनी शानदार जिंदगी में वापस आ गया और अपने लिए वो बीज बो दिया जिसकी फसल मुझे बरसों बाद
बहुत भयानक रूप में काटनी पड़ी। वक्त का पहिया धीरे धीरे घूमता रहा और फिर एक दिन उसने मुझे इमरजेंसी वार्ड में लाकर खड़ा कर दिया। साल गुजरते गए, मेरी जिंदगी एक ऐसी डगर पर दौड़ने लगी जहां सिर्फ दौलत, रुतबा और कामयाबी थी, मगर सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। शनाया का घमंड और हर चीज को मेंटेन रखने की आदत वक्त के साथ और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। हमारे घर में हर दूसरे दिन कोई ना कोई शानदार पार्टी होती जहां शहर के बड़े बड़े लोग आते और मेरी पत्नी उनके सामने अपने स्टेटस का पूरा दिखावा करती। मैं बाहर से देखने में तो बहुत खुश था, मगर अंदर ही अंदर मेरा अपना ज़मीर मुझे धीरे धीरे खाए जा रहा था। अनुराग, ये तुमने कैसा सूट पहन लिया है? आज मेरे दोस्तों की खास पार्टी है और तुम तो बिल्कुल भी हाई क्लास नहीं लग रहे हो। जाओ, जाकर वो ब्लैक वाला डिजाइनर सूट पहन लो। शनाया ने शीशे के सामने खड़े होकर अपने चेहरे पर मेकअप करते हुए मुंह सिकोड़ कर कहा। शनाया, तुम अच्छे से जानती हो ना कि मुझे ये बार बार की पार्टियां और इतना शोर शराबा पसंद नहीं आता। मैं पूरा दिन हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में थक जाता हूँ और अब मुझ में और ज़्यादा हिम्मत नहीं बची है। मैं टाई को ढीला करते हुए बेड पर धड़ाम से बैठकर बोला, यही तो, तुमने इतने समय में कोई तमीज ही नहीं सीख पाए हो और ना ही हाई सोसाइटी में एक ऊंची क्लास के लोगों की तरह कैसे बिहेव किया जाता है वो। अनुराग, तुम आज भी अंदर से वही गांव के गंवार हो जिसे किसी भी चीज का कोई तरीका ही नहीं आता। उसने बड़ी नफरत से मेरी तरफ देखा और अचानक अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। शनाया, क्या हो गया है? तुम ठीक तो हो ना? मैं तुरंत उसकी ऐसी हालत देखकर अपनी जगह से उठकर घबराते हुए उसके पास आया। मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं अनुराग, और पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत थकावट भी महसूस हो रही है। मुझसे अब और खड़ा नहीं हुआ जा रहा। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए भारी आवाज में कहा, अच्छा ठीक है, ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारे सारे टेस्ट करवा लेता हूँ। शनाया, तुम चिंता मत करो। शायद तुम जो ये लगातार पार्टियां करती रहती हो ना, उसकी वजह से तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। तुम आज आराम करो। मैंने उसे सहारा देकर बेड पर लिटाते हुए तसल्ली दी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये मामूली सी दिखने वाली थकावट हमारी जिंदगी में कौन सा तूफान लाने वाली है। अगले दिन मैं हॉस्पिटल जाकर सनाया के सारे जरूरी टेस्ट करवाए और फिर रिपोर्ट का इंतजार करने लगा। दोपहर के वक्त मैं अपने कैबिन में बैठा हुआ था और एक मरीज की फाइल देख रहा था कि तभी मेरे हॉस्पिटल के सबसे सीनियर फिजिशियन और मेरे दोस्त डॉक्टर मेहरा बड़ी परेशानी के साथ मेरे कमरे में आए। अनुराग, शनाया की रिपोर्ट आ गई है और देखो, उसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेहरा जी ने मेरे सामने कुर्सी पर बैठते हुए फाइल मेरी मेज पर रख दी। क्या मतलब है मेहरा जी? क्या हुआ है रिपोर्ट में और आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैंने फाइल खोलते हुए हैरत और बेचैनी से पूछा। अनुराग, शनाया को किडनी की बहुत ही खतरनाक और मुश्किल बीमारी हो चुकी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी दोनों किडनी तेजी से काम करना छोड़ रही हैं। मेहरा जी ने गहरी सांस लेते हुए गंभीरता से जवाब दिया। ये आप क्या कह रहे हैं मेहरा जी? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो कल तक बिल्कुल ठीक थी, उसे तो बस थोड़ी बहुत थकावट थी। आपने टेस्ट दोबारा चेक तो किए हैं ना? ऐसा तो नहीं कि किसी तरह की कोई गलती हो गई हो? मैं अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला। मेरा दिमाग सुनने लगा था। नहीं अनुराग, कोई भी गलती नहीं हुई है। मैंने 3 बार रिपोर्ट्स को क्रॉस चेक भी कर लिया है। ये बीमारी काफ़ी समय से उसके अंदर बढ़ती जा रही थी और अभी अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। हमें जल्द से जल्द एक डोनर का अरेंजमेंट करना होगा, वरना हम शनाया को बचा नहीं पाएंगे। मेहरा जी की आवाज़ में जो बेबसी थी, उसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं परेशान होते हुए बोला, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप तो बहुत ही रेयर है, हम इतनी जल्दी डोनर कहाँ से लेकर आएंगे? मैंने भी परेशानी में अपना सिर पकड़ लिया और मुझे अपने आसपास का सब कुछ घूमता हुआ लगने लगा। तुम अपनी जितनी भी जान पहचान है उसका पूरा इस्तेमाल करो अनुराग, और मैं भी बाकी के अस्पतालों में बात करता हूँ। हमारे पास वक्त बहुत ही कम है, समझने की कोशिश करो। मुश्किल से बस कुछ ही दिन बाकी हैं। मेहरा जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। फिर वो कमरे से बाहर चले गए। मैं वहीं कुर्सी पर गिर गया और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं शनाया को ये खबर कैसे दूं, जो अपनी खूबसूरती और हेल्थ पर इतना घमंड करती थी। मैंने फिर पानी की तरह पैसा बहाना शुरू कर दिया
और देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल और ब्लड बैंक में भी कांटेक्ट किया, मगर शनाया का ब्लड ग्रुप इतना रेयर था कि कहीं से भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। शनाया की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उसे वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। उसका सारा घमंड और अकड़ बीमारी की वजह से अब बिल्कुल टूटती जा रही थी, मगर उसकी जुबान की तेजी अभी भी बिल्कुल वैसी ही थी। अनुराग, क्या मैं मर जाऊंगी? तुम तो इतने बड़े डॉक्टर हो, क्या तुम मेरे लिए एक डोनर तक नहीं ढूंढ पा रहे हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कुछ भी नहीं होने दोगे। शनाया हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए रो रो कर मुझ पर चिल्ला रही थी। शनाया, मैं अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन सच कहता हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने एजेंट को लाखों रुपए दे दिए हैं। तुम देखना, कोई ना कोई डोनर जरूर मिल जाएगा। तुम बस हिम्मत मत हारो। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे तसल्ली देने की कोशिश की। मुझे ये झूठी तसल्ली नहीं चाहिए अनुराग, मुझे बस किसी भी तरह ठीक होना है। उसने मेरा हाथ झटकते हुए गुस्से से कहा। मेरे पापा का इतना बड़ा हॉस्पिटल है और तुम लोग एक मामूली सा डोनर तक नहीं ढूंढ पाए। ये सारा पैसा आखिर किस काम का है? वो बुरी तरह से मायूस होकर चिल्ला रही थी। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा, क्योंकि मेरे पास इस वक्त उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। एक तरफ शनाया जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी और दूसरी तरफ मैं अपनी सारी दौलत और शोहरत के बावजूद खुद को दुनिया का सबसे लाचार इंसान महसूस कर रहा था। कुदरत का नियम बहुत अजीब होता है। इंसान को लगता है कि वो अपने पैसे से दुनिया की हर चीज खरीद सकता है, लेकिन जब किस्मत अपना फैसला करती है ना, तो बड़े बड़े खजाने भी मिट्टी के ढेर में बदल जाते हैं। दूसरी तरफ गांव में मेरी माँ अकेली और बीमार रह रही थी, मगर उन्हें मेरी खबर रखने की हर वक्त फिक्र लगी रहती थी। मैं तो अब महीनों तक उनसे फोन पर बात भी नहीं करता था, लेकिन वो गांव वालों से मेरे बारे में पूछती रहती थी। एक दोपहर वो अपने घर के काम में लगी थी कि तभी गांव के बुजुर्ग सुरेश चाचा उनके घर आए। अरे ममता बहन, सुना है तुम्हारे बेटे अनुराग के घर बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है और उसकी पत्नी बहुत गंभीर रूप से बीमार है। इस वक्त वो हॉस्पिटल में भर्ती है। सुरेश चाचा ने चारपाई पर बैठते हुए कहा। हे भगवान, मेरे बेटे के घर ये कैसी मुसीबत आ गई? सुरेश भैया, क्या हो गया है मेरी बहू को? अनुराग तो मुझसे कुछ बताता ही नहीं है। माँ ने परेशानी और घबराहट से उनके पास आकर पूछा। अरे बहन, हमने सुना है कि तुम्हारी बहू की किडनी खराब हो गई है और अनुराग को कोई भी डोनर नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो बहुत परेशान घूम रहा है। चाचा ने अफसोस से सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ये सुनते ही मेरी माँ का दिल तड़प उठा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जिस बहू ने उन्हें आज तक अपने घर में घुसने तक नहीं दिया था और जिस बेटे ने उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था, वो उन्हीं दोनों को लेकर इतनी परेशान हो रही थी। सच कहा है किसी ने, ममता की तड़प हर चीज पर भारी पड़ जाती है। मैं अभी शहर जाऊंगी भैया। मेरे बेटे पर इतनी बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है और मैं यहाँ आराम से बैठी रहूं? ये मुझसे नहीं होगा। मेरी बेचारी बूढ़ी माँ जो अकेली जान थी, वो बसों के धक्के खाती हुई और धूल मिट्टी में सनी कई घंटे का सफर तय करके शहर के उस बड़े हॉस्पिटल में पहुंच गईं। उनके गंदे हो चुके कपड़े और साधारण सूरत उस आलीशान हॉस्पिटल से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ अपने बेटे की परेशानी दूर करने का जज्बा था। उन्होंने रिसेप्शन पर जाकर किसी तरह अपने टेस्ट करवाने की बात की और स्टाफ ने उनका सैंपल लेकर लैब में भेज दिया। मैं उस वक्त अपने कैबिन में सिर पकड़कर बैठा हुआ था और डोनर ना मिलने की वजह से पूरी तरह मायूस हो चुका था कि तभी अचानक डॉक्टर मेहरा तेजी से मेरे कमरे में आए। अनुराग, एक चमत्कार हो गया है। हमें शनाया के लिए डोनर मिल गया है और हैरत की बात यह है कि उनका ब्लड ग्रुप 100% शनाया से मैच कर गया है। तुम बस जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करो। मेहरा जी ने खुशी से उछलते हुए जोश के साथ बताया। क्या सच में ऐसा है? मेहरा जी, आप सच कह रहे हैं? कौन है वो डोनर? कहाँ है? मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। मैं उसे मुंह मांगी रकम दूंगा। उसने मेरी शनाया की जान बचाई है। मैं तो खुशी के मारे अपनी कुर्सी से उछल पड़ा था और मेहरा जी के गले लग गया। वो डोनर टेस्टिंग लैब के बाहर वेटिंग एरिया में बैठी हुई हैं। तुम जाकर उनसे मिल लो, मैं तब तक बाकी की सारी तैयारियां करवाता हूँ। मेहरा जी मुस्कुराते हुए बोले और बाहर निकल गए। मैं तेज कदमों से चलता हुआ लैब की तरफ गया
मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मैं उस डोनर को थैंक यू कहने के लिए शब्द ढूंढ रहा था। मैं जैसे ही वेटिंग एरिया में पहुंचा और सामने सोफे पर बैठे हुए वजूद को देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। माँ, आप यहाँ? मेरे मुंह से एकदम सदमे और हैरानी भरी आवाज निकली। मेरी माँ, जो सफर की थकान और कमजोरी से बेहद निडाल लग रही थी, मुझे देखकर मुस्कुरा दी। अनुराग बेटा, मैं तेरी परेशानी के बारे में सुना तो मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने सोचा कि मैं जाकर अपना टेस्ट करवा लूं और देखो तो सही, भगवान ने मेरी प्रार्थना भी सुन ली। अब मेरी किडनी मेरी बहू के काम आ जाएगी। माँ ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए इतनी सादगी से कहा जैसे किडनी दे देना कोई बहुत ही मामूली सी बात हो। मैं उनकी इस बेपनाह मोहब्बत और बलिदान के सामने शर्म से पानी पानी हो गया। मैं तेजी से आगे बढ़ा और उनके पैरों में गिरकर रो पड़ा। माँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। मैंने आपको इस हालत में अकेला छोड़ दिया था और आप आज मेरी पत्नी की जान बचाने के लिए अपने शरीर को कटवाने तक को तैयार हो गई। मुझे माफ कर दो माँ। मैं फूट फूट कर रोते हुए गिड़गिड़ा रहा था। पागल हो गए अनुराग, उठो बेटा, उठो। कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, कितना बड़ा डॉक्टर इस तरह बच्चों की तरह रो रहा है। माँ ने प्यार से मेरे कंधे को पकड़कर मुझे उठाया और फिर मेरे आंसू पोंछे। माँ कभी भी अपने बच्चों पर एहसान नहीं करती बेटा। माँ तो बस यही चाहती है कि उसके बच्चों की खुशियां हमेशा बनी रहें, उन्हें कभी किसी की नजर ना लगे। बस मैं तो चाहती हूँ कि तेरा घर हमेशा खुशियों से महकता रहे। मुझे और क्या चाहिए? उन्होंने मुझे गले लगाते हुए बड़े प्यार और नरमी से कहा तो मेरे अंदर का सारा घमंड और अकड़ टूट कर बिखर गई। मैंने उन्हें वहीं बिठाया और भागता हुआ शनाया के वार्ड में गया ताकि मैं उसे ये खुशखबरी सुना सकूं। शनाया, हमें डोनर मिल गया है और तुम्हें पता है वो कोई और नहीं है बल्कि। मैं अभी बात शुरू ही की थी कि तभी शनाया ने मेरी बात बीच में ही काट दी। अनुराग, जो भी डोनर है उसे एक बड़ी रकम देकर तुरंत यहाँ से भेज दो और हाँ, उसे मेरे सामने लेकर बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि मैं किसी भी गरीब और दो कौड़ी के इंसान का एहसान सारी जिंदगी नहीं उठा सकती और इसलिए एक भारी रकम उसको देना। मैं चाहती हूँ कि ये मामला सिर्फ पैसों तक ही सीमित रहे। शनाया ने अस्पताल के बेड पर लेटे होने के बावजूद भी बड़े घमंड और नफरत भरे अंदाज में कहा तो मेरे सारे शब्द मेरे गले में ही अटक गए। उसकी ये बात सुनकर तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मेरा वो कमजोर रूप फिर से मुझ पर हावी हो गया जो हमेशा शनाया की दौलत और उसके रुतबे के सामने दब जाता था। मैं वापस अपनी माँ के पास आया जो खामोशी से वहीं बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। माँ, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, बल्कि आप ये समझिए कि मैं आपसे मिन्नत कर रहा हूँ। मैंने नजरें चुराते हुए अपने हाथ आपस में जोड़ते हुए बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा। क्या बात है बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? मुझे बताओ, क्या हो गया है? माँ ने मेरी परेशानी को भांपते हुए पूछा। माँ, शनाया को आप कभी भी ये मत बताइएगा कि आपने उसे किडनी दी है और आप ही उसकी डोनर हैं, वरना वो आपका एहसान मानने की जगह मेरा जीना मुश्किल कर देगी और कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं एक बार फिर अपनी माँ की महान कुर्बानी को अपनी पत्नी के गुरूर के सामने घुटनों पर ला दिया। मेरी ये बात सुनकर उनके चेहरे पर एक पल के लिए दुख जरूर दिखाई दिया, लेकिन फिर उन्होंने बहुत सुकून भरी मुस्कान के साथ मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोली, तुम चिंता मत करो अनुराग, मेरा नाम तुम किसी को मत बताना और मैं खुद भी किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं बस एक साधारण सी डोनर बनकर वार्ड में जाऊंगी। मेरी बहू को कभी खबर नहीं होगी कि उसे किडनी किसने दी है। तुम बस बेटा अपने घर गृहस्थी की फिक्र करो। माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और एक बार फिर अपने बेटे की खुशी की खातिर अपनी पहचान और अपने एहसान को गुमनामी के अंधेरों में धकेल दिया। मैं ऐसा गिरा हुआ और घटिया बेटा था जो अपनी माँ के इतने बड़े बलिदान को भी छिपा रहा था और मुझे उस वक्त अंदाजा नहीं था कि मेरा ये फैसला भगवान को कितना नागवार गुजरेगा। वो मनहूस दोपहर आज भी मेरे दिमाग में किसी काले धब्बे की तरह चिपकी हुई है, जब दोनों का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था। अस्पताल के सबसे शानदार और वीआईपी वार्ड में शनाया को शिफ्ट कर दिया गया था, जहां हर तरह की सुख सुविधा और दर्जनों नर्सें उसकी सेवा के लिए मौजूद थीं। दूसरी तरफ मेरी माँ थी जो अपनी किडनी देने के बाद कमजोरी की हालत में एक सस्ते से जनरल वार्ड के कोने वाले बेड पर लेटी हुई थी। ऑपरेशन के तीसरे दिन ही
शनाया की तबीयत कुछ ठीक हुई तो उसने अस्पताल में रुकने से साफ मना कर दिया। अनुराग, मुझे अभी और इसी वक्त अपने बंगले में जाना है। मुझे अब और इस कमरे में नहीं रुका जा रहा। शनाया ने बेड पर उठकर बैठते हुए बड़ी जिद और चिड़चिड़ेपन के साथ कहा। शनाया, तुम्हारी अभी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, तुम अभी बहुत कमजोर हो और डॉक्टर मेहरा ने भी सख्ती से मना किया है कि तुम कम से कम 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में एडमिट रहोगी ही। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए बड़े नरमी से उसे समझाने की कोशिश की। मुझे डॉक्टर मेहरा या किसी भी डॉक्टर की कोई परवाह नहीं है। अनुराग, तुम जानते हो ना कि मुझे हॉस्पिटल के इस दम घोटने वाले माहौल से कितनी ज्यादा उलझन होती है। मैं एक पल भी और यहाँ पर नहीं रुक सकती। अगर मैं रुकी तो मैं पागल हो जाऊंगी। तुम मुझे अभी मेरे बंगले पर लेकर चलो, वरना मैं खुद चली जाऊंगी। उसने अपना हाथ झटकते हुए गुस्से से कहा। पर शनाया, अभी तुम्हारी ड्रिप्स भी चल रही है और तुम्हें कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है। घर जाकर तुम्हारी इस तरह देखभाल नहीं हो सकेगी। मैंने फिर से उसे समझाने की कोशिश की। मैं तुमसे कह चुकी हूं कि मुझे बंगले पर जाना है, तो बस तुम मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे साथ ही रहोगे। तुम अपने बाकी पेशेंट्स की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो और बस मुझे यहाँ से लेकर चलो। उसकी आवाज में वो जिद थी जिसके सामने मैं हमेशा हार जाता था। ठीक है, मैं तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करवाता हूँ, तुम गुस्सा मत करो। मैं अभी सारा अरेंजमेंट करवाता हूँ, मैंने हार मानते हुए कहा और कमरे से निकल गया। मैं भारी कदमों से चलता हुआ उस जनरल वार्ड की तरफ गया जहां मेरी माँ लेटी हुई थी। वो अभी तक ठीक से होश में भी नहीं आई थी और कमजोरी की वजह से उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। मैं उनके बेड के पास जाकर खड़ा हुआ तो उन्होंने धीरे से आंखें खोली। माँ, आप कैसी हैं? अब आपको दर्द तो नहीं हो रहा? मैंने नजरें चुराते हुए धीमी आवाज में उनसे पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम परेशान मत हो। बताओ, मेरी बहू कैसी है? अब उसकी तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? उन्होंने अपनी तकलीफ को भूलकर सबसे पहले शनाया का हाल पूछा तो मेरे दिल पर एक और भारी बोझ बढ़ गया। माँ, वो पहले से बेहतर है और वो जिद कर रही है कि उसे अभी घर जाना है, इसीलिए मैं उसे घर लेकर जा रहा हूँ। मैंने अपने हाथ बेबसी से मलते हुए हिचकिचाहट के साथ कहा। तुम ले जाओ बेटा उसे घर, उसका दिल यहाँ घबरा रहा होगा। मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं ठीक होते ही गांव चली जाऊंगी। माँ ने कमजोरी के बावजूद मुस्कुराते हुए मुझे तसल्ली दी। माँ, मैंने गाड़ी हॉस्पिटल के पिछले वाले गेट पर पार्क करवा दी है, आप वहीं से चली जाइएगा, क्योंकि आपको तो पता है ना कि शनाया को आपके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मेरे उन शब्दों ने जैसे मेरी अपनी ही आत्मा को कुचल कर रख दिया था, मगर मैं मजबूर था। मैंने माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें सहारा देकर उठाया। वो बड़ी मुश्किल से अपने कदमों पर खड़ी हो पा रही थी, मगर मैं उन्हें इस हालत में हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे तक लेकर आया। मैंने उनके कांपते हुए हाथों में कुछ रुपए रखे और फिर नजर झुका ली। माँ, किसी तरह गांव वापस चली जाना। शनाया मुझे आपके पास नहीं रुकने देगी और ना ही मुझे आपसे मिलने देगी। मैं बाद में आपको और पैसे भेज दूंगा। मैंने आखिरी बार उनसे कहा। तू अपना ख्याल रखना अनुराग, और अपनी पत्नी का भी ध्यान रखना। मैं चली जाऊंगी, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर बेटा। उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और फिर वहीं उस पिछले दरवाजे की दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। और मैं एक ऐसा घटिया और जालिम बेटा था जो अपनी माँ को वहीं लावारिस छोड़कर अपनी पत्नी के साथ अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठकर अपने शानदार बंगले की तरफ चला गया। मुझे एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि वो कमजोर औरत अकेली इतने बड़े शहर से गांव तक कैसे जाएगी। उन पुरानी यादों के झरोकों ने मुझे वापस वर्तमान में ला फेंका। मैं इमरजेंसी वार्ड में खड़ा था और मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरी माँ मेरे सामने स्ट्रेचर पर जिंदगी और मौत की उलझन में लेटी थी और उनकी सांस उखड़ रही थी। मैंने तुरंत घबराकर मुड़कर उस रेस्क्यू कर्मी की तरफ देखा जो अभी तक वहीं काउंटर के पास खड़ा था। तुम उन्हें कहाँ से लेकर आए हो? मुझे सच सच बताओ, ये तुम्हें कहाँ मिली थी? मैं पागलों की तरह भागकर उसके कंधे पकड़ लिए और उसे झंझोड़ते हुए पूछा। डॉक्टर साहब, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? ये औरत तो पिछले 6 महीने से आपके ही हॉस्पिटल के बाहर उस पुराने फुटपाथ पर रह रही थी। रेस्क्यू वाले ने मेरी हालत देखकर घबराते हुए बताया। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये 6 महीने से फुटपाथ पर क्या कर रही थी?
ये तो गांव चली गई थी ना? मैं सदमे में और बेयकीनी से चिल्लाने लगा। मुझे इनके गांव का तो कुछ नहीं पता साहब, लेकिन मैं रोज इसी रास्ते से ड्यूटी पर आता जाता हूँ। मैं इन्हें रोज गेट पर बैठकर आपकी गाड़ी को आते जाते देखता था। वो सारा दिन वहीं बैठी रहती थी और आज भयंकर सर्दी और कमजोरी की वजह से ये बेहोश हो गई। तो फिर हम लोग इन्हें उठाकर अंदर ले आए। उसकी बात सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में लावा उड़ेल दिया हो और मेरी सोचने समझने की क्षमता छीन ली हो। 6 महीने, पूरे 6 महीने मेरी माँ उस हॉस्पिटल के बाहर फुटपाथ की खाक छानती रही। वो गांव वापस गई ही नहीं थी, क्योंकि उनके पास शायद इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी, या शायद उनकी ममता उन्हें अपने बेटे की गाड़ी की एक झलक देखने पर मजबूर करती रही थी। अनुराग, तुम इतने घटिया और गिरे हुए इंसान हो। तुम अंदर वीआईपी कमरों में बैठकर लोगों का इलाज करते रहे और तुम्हारी अपनी माँ बाहर सड़क पर सर्दी से मरती रही। मेरे अंदर एक जोरदार आवाज उभरी और मैं सदमे से अपने घुटनों के बल इमरजेंसी वार्ड के ठंडे फर्श पर गिर पड़ा। मेरे आंसू बेतहाशा निकलने लगे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ अपना मुंह छुपाऊं या खुद के साथ क्या कर बैठूं। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ की जान जा रही है और मुझे हर कीमत पर उन्हें बचाना है। मैं तुरंत उठा और पागलों की तरह उनका इलाज शुरू कर दिया। जल्दी करो सिस्टर, उनकी पल्स तेजी से गिर रही है। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट से को कॉल करो, अभी इसी वक्त। मैं वार्ड में मौजूद स्टाफ पर चिल्लाते हुए बोला। सब लोग मेरी उस बदहवासी पर हैरान थे, मगर वो तेजी से मेरे इंस्ट्रक्शंस पर अमल कर रहे थे। मैंने खुद अपने हाथों से उनके सीने पर दबाव डालना शुरू किया और उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनाया। माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आपको ठीक होना ही होगा। मैं आपकी सारी तकलीफ दूर कर दूंगा। अब बस आंख खोलिए। मैं रोते हुए लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर उनका शरीर बिल्कुल बिना किसी हरकत के हो चुका था। इसी दौरान इमरजेंसी वार्ड का शीशे का दरवाजा खुला और शनाया अंदर आ गई। वो बिल्कुल हेल्दी हो चुकी थी और उसके चेहरे पर अब वही पुराना घमंड और अकड़ लौट आई थी। वो अपने महंगे कपड़े और ब्रांडेड पर्स के साथ सिर उठाकर चलती हुई आ रही थी। उसका आज रूटीन चेकअप था और वो इसीलिए हॉस्पिटल आई थी। उसने दूर से ही मुझे उस स्ट्रेचर के पास खड़े होकर रोते हुए देखा और मेरी बदहवास हालत देखी तो वो तेज कदमों से चलते हुए मेरे पास आई। अनुराग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरा चेकअप का टाइम हो गया है और तुम इस बेकार पेशेंट पर अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसने दूर से ही नाक पर रूमाल रखते हुए पेशेंट के गंदे कपड़ों को देखकर ऊंची और घमंडी आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनकर मेरे हाथ एक पल के लिए रुक गए और मेरे अंदर गुस्से का लावा उबलने लगा। मैंने कुछ नहीं कहा और दोबारा अपनी माँ की पल्स चेक करने लगा। वो एक बार फिर दूर खड़ी होकर चिल्लाई, अनुराग, सुनाई नहीं दे रहा है? मेरे साथ चलो। किसी भी जूनियर डॉक्टर को बोल दो कि इस मैली कुचैली पेशेंट को देख ले। मेरे पास सारा दिन नहीं है। मुझे चेकअप करवाने के बाद अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पर भी जाना है। उसने मेरे हालात को नजरअंदाज करते हुए दोबारा अपने घमंडी अंदाज में मुझे ऑर्डर दिया। उसकी ये बात सुनकर मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैं उसकी तरफ पलटा और उसे देखने लगा। मेरी आंखों में उस वक्त दुख, पछतावा और एक अजीब सा पागलपन था, जिसे देखकर शनाया भी एक कदम पीछे हट गई। तो मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? अनुराग, पागल हो गए हो क्या? चलो यहाँ से, लोग देख रहे हैं। उसने मेरी आंखों के पागलपन से घबराते हुए कहा। ये कोई आम औरत नहीं है शनाया, मैंने रोते हुए भारी आवाज में कहा। तो फिर कौन है? शनाया ने हैरानी से मुझे देखा। और तुम इस तरह से चिल्लाकर क्यों बोल रहे हो एक साधारण सी लावारिस औरत के लिए? उसने गुस्से और झुंझलाहट से पूछा। क्योंकि ये वो औरत है जिसकी किडनी इस वक्त तुम्हारे अंदर मौजूद है और जिसने तुम्हें आज जिंदा करके तुम्हारे पैरों पर खड़ा किया हुआ है, मैंने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा। तो इमरजेंसी वार्ड में एकदम से सन्नाटा पसर गया और शनाया के चेहरे का रंग ही उड़ गया। क्या मतलब है अनुराग? तुम होश में तो हो? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तो किसी साधारण से डोनर ने किडनी दी थी ना। तुम मुझे इस गंदी औरत के साथ क्यों जोड़ रहे हो? वो घबराकर अपने बैग को मजबूती से पकड़ते हुए पीछे हटी। हाँ शनाया, ये मेरी माँ है जिन्हें तुमने नफरत से ठुकरा दिया था और जिन्होंने तुम्हारी जान बचाने के लिए
अपना शरीर काट कर दे दिया। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैं उसे वो सच बता रहा था जो पिछले 6 महीने से मेरे सीने में दफन था। ये वही गंवार औरत है जिसे तुम अपने ड्राइंग रूम में बिठाने के काबिल तक नहीं समझती थी। लेकिन जब तुम मौत के मुंह में खड़ी थी और तुम्हारी दौलत भी कोई काम नहीं आ रही थी, तब इसी माँ ने तुम्हें अपनी किडनी देकर तुम्हें जिंदगी दी थी। और तुम आज इस महान औरत को बेकार कह रही हो जिसके टुकड़े पर आज तुम जिंदा हो। मेरी जोरदार आवाज पूरे वार्ड में गूंज रही थी और शनाया पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। उसका सारा घमंड, उसकी सारी अकड़, उसका वो झूठा रुतबा एक पल में मिट्टी में मिल गया। वो मुंह फाड़े हक्की बक्की कभी मेरी तरफ देखती और कभी स्ट्रेचर पर पड़ी हुई उस कमजोर और बेहोश औरत को देखती जिसे उसने हमेशा ठुकराया था, मगर जो खामोशी से उसे जिंदगी की भीख देकर खुद मौत की दहलीज पर पहुंच चुकी थी। शनाया सदमे में खड़ी अपनी सास को देख रही थी। उसकी आंखों में पछतावे और हैरानी का एक अजीब सा तूफान उठ रहा था और मैं अपनी माँ के बेजान वजूद के पास खड़ा सिसकियां लेकर रो रहा था। इसी दौरान एक नर्स हिचकिचाहट के साथ मेरे पास आई और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में एक पुराना और मैला सा कपड़े का थैला था। डॉक्टर अनुराग, पेशेंट के पास हमें सिर्फ यही थैला मिला है जिसे उन्होंने बेहोशी की हालत में भी अपने सीने से लगाकर रखा हुआ था। नर्स ने धीमी और कांपती आवाज में कहा और वो थैला मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कांपते हुए हाथों से वो गंदा सा थैला पकड़ा और नम आंखों के साथ उसे खोलने लगा। मेरा ख्याल था कि शायद उसमें कोई पुरानी दवाइयां होंगी या फिर कुछ रुपए होंगे जो मैंने उन्हें आखिरी बार हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे पर दिए थे। मगर जब मैंने उसके अंदर झांका तो मेरे गले से एक दर्द भरी चीख निकल गई। उस थैले में कोई कीमती चीज नहीं थी, बल्कि उसमें मेरे बचपन का एक पुराना खिलौना था, एक टूटी हुई प्लास्टिक की छोटी सी गाड़ी और मेरे बचपन की एक धुंधली सी तस्वीर थी जिसे छू छू कर उसके किनारे बिल्कुल घिस चुके थे। मेरी माँ पिछले 6 महीने से सड़कों पर बेघर होकर कड़ाके की सर्दी में फुटपाथ पर सो रही थी, मगर उन्होंने दुनिया की हर चीज छोड़कर सिर्फ अपने बेटे के बचपन की यादों को दुनिया के सबसे कीमती खजाने की तरह अपने सीने से लगाकर रखा हुआ था। मेरी हिचकियां बंध गईं और मैं वो टूटी हुई गाड़ी अपनी मुट्ठी में पकड़कर फर्श पर बैठ गया और फूट फूट कर रो पड़ा। मेरी ये हालत और उस थैले से निकली हुई चीजें देखकर शनाया के कदमों तले से जैसे जमीन खिसक गई। उसे इस बात का गहराई से एहसास हो गया था कि जिस औरत के बलिदान की बदौलत वो आज अपने पैरों पर खड़ी है और सांस ले रही है, उसकी ममता का ये आलम था कि वो सड़क पर भटकते हुए भी सिर्फ अपने बेटे की यादें ही समेटे बैठी थी। शनाया का सारा घमंड और हर चीज को शान शौकत के साथ मेंटेन रखने वाला उसका मिजाज एक पल में चकनाचूर हो गया। वो अपने महंगे कपड़ों और ब्रांडेड बैग की परवाह किए बिना ही दहाड़े मार मार कर रोने लगी और सीधा मेरी माँ के पैरों में गिर पड़ी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत बुरी औरत हूँ, बल्कि मैं तो इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं हूँ। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, जबकि आपने तो बदले में मुझे ही जिंदगी दे दी। वो उनके गंदे कपड़ों को अपनी आंखों से लगाते हुए सिसकियों के बीच गिड़गिड़ाकर कह रही थी। शनाया का सारा घमंड खत्म हो चुका था और वो एक साधारण सी बेबस औरत की तरह रो रही थी। माँ जी, आपके प्यार के लायक तो मैं कभी थी ही नहीं। मैं तो आपके कदमों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। मुझे बस एक बार माफ कर दीजिए। मैं सारी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी और आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। वो लगातार उनके पैरों पर सिर रखकर गिड़गिड़ा रही थी और वार्ड में मौजूद हर इंसान इस नज़ारे को देखकर अपनी आंखों से आंसू साफ कर रहा था। उसी पल हार्ट मॉनिटर की मशीन से अचानक तेज आवाज आने लगी और मेरी नजर तुरंत स्क्रीन पर पड़ी, जहां माँ के दिल की धड़कन ऊपर नीचे हो रही थी। माँ की धुंधली और कमजोर आंखों में हल्की सी हरकत हुई और उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उनकी नजर सबसे पहले अपने कदमों में गिरकर रोती हुई शनाया पर पड़ी। उन्होंने अपने कमजोर और कांपते हुए हाथ को धीरे से उठाया और शनाया के सिर पर बड़े प्यार से रख दिया। रो मत बेटी, माँ कभी भी अपनी औलाद से नाराज नहीं होती। माँ तो बस देने के लिए ही बनी है। उनकी आवाज इतनी हल्की और प्यार से भरी थी कि मुझे उनके होठों के बिल्कुल करीब अपना कान ले जाना पड़ा। बस हमेशा खुश रहना अनुराग के साथ।
और हमेशा उसके साथ अपना घर बसाकर रखना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। उन्होंने अपनी तकलीफ को दरकिनार करते हुए आखिरी वक्त में भी हमें आशीर्वाद दिया तो मेरी आत्मा तक शर्मिंदगी से कांप गई। उनके चेहरे पर ना कोई गुस्सा था, ना कोई शिकायत थी और ना ही कोई अफसोस था, बल्कि एक अजीब सी चमक और सुकून था जो सिर्फ एक सच्ची और निस्वार्थ माँ के चेहरे पर ही हो सकता है। वो उस वक्त भी हमारी ही खुशियों की चिंता कर रही थी, जबकि हमने उन्हें इस हाल तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं पागलों की तरह आगे बढ़ा और अपनी माँ के दोनों हाथों को मजबूती से पकड़कर अपनी आंखों से लगा लिया। माँ, मुझे बचा लो। मैं बहुत बड़ा पापी इंसान हूँ। मैंने तुम्हें उस फुटपाथ पर अकेला छोड़ दिया और फिर भी तुम आज मुझे आशीर्वाद दे रही हो। माँ, मुझे कोई भी सजा दे दो, लेकिन मुझे अपने कदमों से दूर मत करना और मुझे इस तरह छोड़कर मत जाना। मैं उनके हाथों पर सिर रखकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। मेरी चीखें और सिसकियां पूरे इमरजेंसी वार्ड में गूंज उठी और वहां खड़े सभी डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय भी अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाए। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी बेबसी और शर्मिंदगी महसूस नहीं की थी जितनी मुझे आज हो रही थी। मैं शहर का सबसे बड़ा और फेमस सर्जन था, मगर अपनी ही माँ के सामने एक मुजरिम बनकर खड़ा था जिसके पास अपने पापों का कोई जवाब नहीं था। माँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ उस बड़े घर में लेकर जाऊंगा। तुम बस हिम्मत मत हारना। तुम मुझे अकेला करके नहीं जा सकती। मैं रोते हुए लगातार उनसे मिन्नतें कर रहा था, मगर मैं दिल ही दिल में जानता था कि अब बहुत देर हो चुकी है और वक्त रेत की तरह मेरी मुट्ठी से तेजी से फिसल रहा है। मेरी माँ मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराई और उन्होंने अपना हाथ मेरे चेहरे की तरफ बढ़ाया। उनकी आंखों में मेरे लिए वही पुरानी मोहब्बत, प्यार और अपनापन था जो मैं बचपन से देखता आया था और जो आज भी जरा सा भी कम नहीं हुआ था। बेटा, मैं 6 महीने इस अस्पताल के बाहर उस फुटपाथ पर सिर्फ इसलिए गुजारे कि मरने से पहले मैं रोज तुम्हें देख सकूं। उन्होंने अपनी सांसों को संभालते हुए रुक रुक कर बड़ी मुश्किल से कहा, मुझे तुम्हारा वो बड़ा घर नहीं चाहिए बेटा, बस मैं तुझे उस सफेद कोट में देखकर खुश थी। मेरा सपना पूरा हो गया। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी बेटा। ये कहते हुए उनके होठों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई। मैं इनकार में सिर हिलाकर उनका हाथ और जोर से पकड़ लिया, मगर उनके हाथ की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए एक लंबी और गहरी सांस ली और फिर उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उसी पल हार्ट मॉनिटर पर एक लंबी सीधी लाइन आ गई और बीप की आवाज पूरे वार्ड में गूंजने लगी। मेरी माँ, मेरा घमंड, मेरा सब कुछ हमेशा के लिए जा चुका था। मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगा और माँ के बेजान शरीर पर सिर रखकर अपनी किस्मत पर रोने लगा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरा घमंड, मेरी दौलत, मेरी कायरता, मेरा बड़ा डॉक्टर होने का घमंड मेरी माँ को वापस नहीं ला सकता था। उस दिन मुझे समझ आया कि इंसान कितना ही बड़ा क्यों न बन जाए, वो भगवान के फैसलों के सामने सिर्फ एक लाचार कठपुतली जैसा होता है। इस दर्दनाक वाक्य को आज कई साल गुजर चुके हैं, मगर उस रात की तकलीफ आज भी मेरे दिल में वैसे ही ताजा है जैसे ये कल की ही बात हो। मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है और वो अनुराग जो कभी अपने रुतबे और दौलत के नशे में अंधा हो चुका था, आज एक साधारण और आम इंसान बन गया है। मेरी माँ की मौत ने मेरे अंदर के घमंडी इंसान को हमेशा के लिए मार दिया। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी, अपना महंगा बंगला, अपनी सारी दौलत गरीबों की भलाई में लगा दी और उस अस्पताल को एक फ्री ट्रस्ट में बदल दिया जिसका नाम अब ममता ट्रस्ट हॉस्पिटल है। यह हॉस्पिटल अब उन सभी गरीबों और बेसहारा लोगों का ठिकाना है जिन्हें समाज ठुकरा देता है। शनाया भी अब वो घमंडी और अपने स्टेटस में डूबी रहने वाली औरत नहीं रही जो कभी गरीबों को देखते ही मुंह बना लिया करती थी। उसने अपनी सारी महंगी चीजें और ब्रांडेड कपड़े हमेशा के लिए छोड़ दिए हैं और अब वो एक साधारण औरत की तरह उस अस्पताल में आने वाले गरीब और बेसहारा मरीजों की सेवा करती है। वो रोज अपने हाथों से मरीजों को खाना खिलाती है और उनका आशीर्वाद लेती है। हम दोनों ने अपनी जिंदगी को अपनी माँ के नाम पर कर दिया है ताकि शायद हमारे पापों का कुछ तो बोझ हल्का हो सके और मरने के बाद हम भगवान के सामने किसी तरह नजर मिलाकर खड़े हो सकें। लेकिन सच कहूँ तो कुछ बोझ ऐसे होते हैं जो वक्त गुजरने के साथ भी हल्के नहीं होते
और इंसान सारी जिंदगी उनकी कसक महसूस करता रहता है। रोज रात को जब अस्पताल की शिफ्ट खत्म होती है और सब लोग अपने घर चले जाते हैं, तो मैं सीधा उस फुटपाथ की उसी जगह पर जाकर बैठ जाता हूँ जहां मेरी माँ सर्दी की ठिठुरती रातों में मेरा रास्ता देखा करती थी। मैं घंटों उस खाली जगह को देखता रहता हूँ और रोते हुए अपनी जेब से वही टूटा हुआ खिलौना, वही प्लास्टिक की गाड़ी निकाल कर अपने सीने से लगा लेता हूँ, जो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। लोग मुझे देखकर कहते हैं कि डॉक्टर अनुराग कितना महान इंसान है, जो गरीबों का मसीहा बना हुआ है, मगर वो नहीं जानते कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी और मुजरिम इंसान हूँ। मैं रोज रात को उन सितारों की तरफ देखकर रोता हूँ और अपनी माँ से माफी मांगता हूँ। मुझे पता है कि मैं इस अस्पताल में सारी दुनिया के मरीजों का इलाज कर सकता हूँ। मैं बड़े से बड़ा मुश्किल ऑपरेशन करके लोगों को जिंदगी दे सकता हूँ, मगर मैं अपने जख्म की उस गहरी तकलीफ का इलाज कभी नहीं कर सकता, जिसे मैंने अपने ही हाथों से कुचलकर फेंक दिया था। मेरी माँ ने मरकर भी मुझे जीना सिखा दिया और मुझे इंसान बना दिया, मगर ये एक ऐसी जिंदगी है जो हर रोज मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाती है और मुझे बताती है कि मैं इस दुनिया का सबसे गिरा हुआ और घटिया इंसान हूँ, जो चाहे अब कुछ भी कर ले, लेकिन कभी भी अपनी नजरों में उठ नहीं सकता। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जैसा बेटा कभी भी किसी माँ को ना मिले, और मेरी कहानी से मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आज भी कोई ऐसा है जो अपने घमंड और अकड़ में अपने माँ बाप को भूल चुका है, तो वो वक्त रहते अपनी गलती सुधार ले, क्योंकि कई बार जब तक हमें अपनी गलती का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और फिर हमारे हाथ में पूरी जिंदगी सिर्फ पछतावा रह जाता है, जैसे अब मैं मरते दम तक पछताऊंगा। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यही सिखाती है कि माँ बाप का प्यार और त्याग दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होता है। जो इंसान दौलत, घमंड या रिश्तों के दबाव में अपने माता पिता का दिल दुखाता है, उसे एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होता है, लेकिन तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए जीवन में कितनी भी सफलता मिल जाए, अपने माँ बाप का सम्मान, साथ और प्यार कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके चले जाने के बाद पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आता है। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियाँ लाती रहूं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन के साथ एक सामाजिक और भावनात्मक संदेश देना है। कहानी के सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित है। यदि इसका किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था या वास्तविक घटना से कोई मेल दिखाई दे तो इसे मात्र संयोग समझा जाए। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति, समाज, संस्था या भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। धन्यवाद।